हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के बारे में। इस वीडियो से पहले हमने पिछले वीडियो में इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जितनी भी थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स थी या थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट थे वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के स्टार्टिंग के सिर्फ 5 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट जो क्वेश्चंस होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारे पास, डिटरमाइन वेदर द गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। यानी हमें कंफर्म करना है कि ये जो गिवन रिलेशन दे रखा है हमें वो रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा या ट्रांजिटिव होगा। तो हमारे पास एक सेट दे रखा है, इसमें 1 2 3 4 इस तरह से 14 तक एलिमेंट्स दे रखे हैं और इन एलिमेंट्स के बेसिस पर उसने एक रिलेशन का सेट दे रखा है x, y इस सेट 3x - y = 0। तो हमें कंफर्म करना है कि ये जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स के बीच में जो रिलेशन दे रखा है वो जो रिलेशन है वो एक रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव किस तरह का है। तो आइए सबसे पहले हम ये बात ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे कि जो रिलेशन होता है वो A क्रॉस A या A इंटू A जिसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं उसका एक सबसेट होता है। तो यहाँ अगर हम A इंटू A फाइंड करते हैं या A क्रॉस A फाइंड करते हैं तो हमें जो एलिमेंट्स मिलने वाले हैं या जो पेयर्ड एलिमेंट्स मिलेंगे इसके A क्रॉस A के वो 1, 1, 1, 2 और इस तरह से लास्ट वाला जो 1, 14। इसके बाद आप 2 के साथ मिलेंगे तो 2, 1, 2, 2 और 2, 14 और इस तरह से हमारे पास लास्ट वाला जो एलिमेंट होगा वो 14, 14 हो जाएगा। अब हमें इन्हीं में से कुछ एलिमेंट्स सेलेक्ट करने हैं और वो जो सेलेक्ट करने हैं एलिमेंट्स पेयर वाइज जो होंगे वो हम R वाला सेट बनाएंगे। अब जरा इसको थोड़ा सा आगे हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखी थी 3x - y = 0। तो इससे हम y की वैल्यू अगर निकालते हैं तो हमें मिलता है y = 3x। तो y और x के बीच में हमें एक रिलेशन मिल गया। अब यहाँ पर x और y जो भी होंगे वो सब के सब क्या होंगे, वो इसके एलिमेंट्स होंगे। यानी हमें x और y की जो भी वैल्यूज पुट करनी है हमें वो इसमें से होंगी। y की वैल्यू इससे बाहर नहीं हो सकती, x की वैल्यू भी इससे बाहर नहीं हो सकती। यानी x और y जितने भी एलिमेंट्स हमें पुट करने हैं वो 1 से लेकर 14 तक के हो सकते हैं, इससे बाहर नहीं होंगे। तो इसी के रिलेशन के बेसिस पर अगर हम R सेट को डिफाइन करते हैं या R रिलेशन को डिफाइन करते हैं तो हमारे पास x, y यानी पेयर वाइज हमें देना है। x की वैल्यूज पुट करते जाएंगे, y की जो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज होंगी वो निकलती जाएंगी। हम इसमें सबसे पहले x की वैल्यू 1 कंसीडर करेंगे। तो जैसे ही इसमें 1 पुट करेंगे तो y = 3 × 1 यानी 3 मिल जाएगा। यानी पहला पेयर बना हमारा 1, 3। इसके बाद अगर हम x की वैल्यू 2 पुट करते हैं इसमें तो 3, 2 = 6, y की वैल्यू हमें 6 मिल जाएगी। तो ये मिलेगा हमें 2, 6। इसी तरह से अगर हम 3 पुट करते हैं तो 3, 3 = 9, 4 पुट करते हैं तो 12 और अगर हम 5 पुट करते हैं तो हमें 15 मिलेगा, 6 पुट करते हैं तो हमें 18 मिलेगा। इस तरह से बहुत सारे एलिमेंट्स हमें मिलते जाएंगे। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि x और y जो वैल्यूज़ हैं हम इस वाले सेट में से ही लेंगे। यानी x और y की वैल्यूज़ इससे बाहर नहीं हो सकती। तो हमने देखा इसमें 5 पुट करने से 15 आ रहा है, 6 पुट करने से 18 आ रहा है। तो इन दोनों ही एलिमेंट्स को या इससे आगे आने वाले जितनी भी एलिमेंट्स हैं उन सबको हम कंसीडर नहीं करेंगे। इस वजह से हमारा जो सेट बनेगा रिलेशन वाला वो सेट बनता है 4, 12 तक। ये सेट बना हमारा। अब इसको हम आगे डिफाइन करेंगे। यहाँ पर देखते हैं कि 1, 3, 2, 6, 3, 9 और 4, 12 हमारे पास इसमें 4 पेयर्स हैं एलिमेंट्स के। इनमें से सबसे पहले बात कर लेते हैं हम रिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्सिव के लिए हमें मालूम है जो पेयर होते हैं हम सिर्फ एक ही एलिमेंट की बात करते हैं। यानी दोनों जो एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास वो सेम एलिमेंट होंगे। जैसे 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 इस तरह से 14, 14 तक। क्योंकि इसमें जो एलिमेंट्स दे रखे हैं वो 1 से लेकर 14 तक हैं। तो इसलिए 1 से लेकर 14 तक के सारे जितने भी पेयर्स हैं वो खुद के साथ होने चाहिए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 1, 1, 2, 2, 3, 3 ... 14, 14
डज नॉट बिलोंग टू आर, क्योंकि ये जो सेल्फ पेयर्स हैं जिसे हम 1,1, 2,2 इस तरह से बोल रहे हैं, ये सब के सब हमारे रिलेशन आर को बिलोंग नहीं करते। जब बिलोंग नहीं करते तो इसका मतलब ये होगा ये जो रिलेशन होगा वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। इट इम्प्लाइज आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, यानी जो रिलेशन होगा वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सीधी सी बात है कि ए कॉमा ए इसको बिलोंग करना चाहिए, जो कि इसमें नहीं है। अब बात कर लेते हैं हम सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक के लिए हम क्या करते हैं, दो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स हम देखते हैं पेयर में। जैसे कि हमारे पास 1,3 है तो 2,6 भी ले सकते हैं, 3,9 भी ले सकते हैं, 4,12 भी ले सकते हैं। अगर बाई चांस हम 1,3 लेते हैं, 1,3 इसमें आर को बिलोंग करता है, बट इसका जो रिवर्स है, रिवर्स का मतलब होता है 3,1, बट 3,1 डज नॉट बिलोंग टू आर। जब 1,3 आर को बिलोंग कर रहा है लेकिन 3,1 आर को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इस तरह के केस में ये जो रिलेशन दे रखा है वो सिमेट्रिक नहीं होगा। क्योंकि सिमेट्रिक के केस में होता क्या है, इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, देन आर इज सिमेट्रिक। लेकिन यहाँ पर इस केस में ऐसा नहीं हो रहा है, 1,3 तो है लेकिन 3,1 नहीं है। इस वजह से ये जो रिलेशन दे रखा है हमें, ये सिमेट्रिक नहीं होगा। इट इम्प्लाइज आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। अब लास्ट पॉइंट इसका बचता है हमारे पास ट्रांजिटिव का। ट्रांजिटिव के लिए हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट टाइप के 3 एलिमेंट्स कंसीडर करते हैं। डिफरेंट टाइप के 3 एलिमेंट्स में क्या होता है, जैसे हम सबसे पहले कंसीडर करते हैं 1,3, 1,3 बिलोंग्स टू आर। अब ये जो हमारे पास पेयर है वो 3 पे एंड हो रहा है, तो हम नेक्स्ट पेयर जो देखेंगे वो 3 से स्टार्टिंग वाला देखेंगे। जैसे 1,3 है तो अब हम जो नेक्स्ट पेयर देखेंगे वो 3,9 वाला देखेंगे, एंड 3,9 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, बट 1,9 डज नॉट बिलोंग टू आर, 1,9 डज नॉट बिलोंग टू आर। देन रिलेशन या आर इज नॉट ट्रांजिटिव। इसको थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। तो ट्रांजिटिव होने के लिए रिलेशन के लिए एक कंडीशन मस्ट होती है, जैसे कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, देन ए कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। कहने का मतलब ये हुआ, अगर ए कॉमा बी आर को बिलोंग कर रहा है, बी कॉमा सी आर को बिलोंग कर रहा है, तो ए कॉमा सी भी आर को बिलोंग करना चाहिए। यहाँ पर होता क्या है, ए कॉमा बी जो हमने लिया है ये बी पे एंड हो रहा है, तो अगला वाला जो पेयर है वो बी से स्टार्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों एलिमेंट्स एक से होंगे, और ये जो बचते हैं दोनों एलिमेंट्स, इसका पेयर यहाँ पर इसको भी बिलोंग करना चाहिए। अगर बिलोंग नहीं कर रहा है तो उस तरह के केस में ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो हमने देखा इस क्वेश्चन में, अगर ए हमारे पास ये दे रखा है 1 से लेकर 14 तक, हमने इसका ए इंटू ए या जिसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं, ये सारे के सारे निकाले एलिमेंट्स इसमें पेयर वाइज। इसमें से हमें रिलेशन जो दे रखा 3x - y = 0 था, तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स लेकर हमने पेयर वाइज रिलेशन में जो एलिमेंट्स थे वो कंसीडर कर लिए, यानी फाइंड कर लिए। अब इनमें हमने रिलेशन देखा तो 1 1 2 2 3 3 4 4 ऐसे करके इसमें नहीं है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। दूसरी बात, ए कॉमा बी और बी कॉमा ए वाली बात आती है, वो हम देखते हैं सिमेट्रिक में। तो 1,3 है लेकिन 3,1 नहीं है, इस वजह से सिमेट्रिक नहीं होगा। बात कर लेते हैं हम ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव में 1,3 है, 3,9 है, लेकिन 1,9 नहीं है, इस वजह से ये जो रिलेशन होगा वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दे रखा है कि ए इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इसका मतलब ए को हम इस तरह से रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 डॉट 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 इस तरह से। इस कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो ए जो हमें मिलेगा वो मिलेगा 1,1 1,2 इस तरह से। बहुत सारे हमें एलिमेंट्स मिलेंगे, इन्फाइनाइट एलिमेंट्स मिलेंगे पेयर वाइज। अब इसके बाद में हमारे पास आर जो दे रखा है वो दे रखा है y = x + 5 एंड x < 4, यानी x और y में हमें रिलेशन जो दे रखा है वो है y = x + 5 और x जो होगा वो 4 से स्मॉलर होगा, यानी जितने भी हम नेचुरल नंबर लेंगे x की वैल्यूज़ के वो होंगे 3 तक।
तो आइए इसको पेयर वाइज बना लेते हैं। आर इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, अगर हम एक्स की वैल्यू 1 पुट करते हैं इसमें तो 1 पुट करने से हमें 6 मिलेगा, 2 पुट करते हैं तो 7 मिलेगा, और अगर 3 पुट करते हैं तो हमें मिल जाएगा 8। ये हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं पेयर वाइज। अब इसके बाद पिछले वाले क्वेश्चन में हमने जो डिस्कस किया था वही प्रॉब्लम्स इसमें आ रही हैं। इसमें लिखेंगे सिंस 1,1 डज नॉट बिलोंग टू आर, इट इम्प्लाइज आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्योंकि जो सेम एलिमेंट का जो पेयर होता है वो इसको बिलोंग कर ही नहीं रहा, यानी 1,1 नहीं आ रहा, 2,2 नहीं आ रहा, 3,3 नहीं आ रहा है, तो इस तरह के अगर एलिमेंट्स इसमें नहीं आते तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। बात कर लेते हैं हम सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक में हम देखते हैं कि 1,6 बिलोंग्स टू आर, 1,6 इस आर में है, बट 6,1 डज नॉट बिलोंग टू आर, यानी इसका जो रिवर्स एलिमेंट वाला जो पेयर होता है वो इसको बिलोंग नहीं कर रहा। इट इम्प्लाइज आर इज नॉट सिमेट्रिक, यानी जो रिलेशन होगा वो सिमेट्रिक नहीं होगा। बात कर लेते हैं हम ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव में क्या होता है कि जैसे अगर हम ये 1,6 पेयर हम ले रहे हैं, ये वाला पेयर लिया हमने 1,6 है, अब 6 से स्टार्ट होने वाला इसी में कोई पेयर और ढूंढते हैं जो कि इसमें नहीं है। चलो छोड़ते हैं इसे, 2,7 ले लेते हैं। 2,7 में ये 7 पे एंड हो रहा है, तो 7 से स्टार्टिंग वाला कोई पेयर नहीं है इसमें, चलो इसको भी छोड़ लेते हैं। 3,8 लेते हैं, तो इसमें 8 पे एंड हो रहा है, तो 8 से स्टार्ट होने वाला कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है पेयर वाइज। जब इस तरह का केस होता है तो ये ऑटोमेटिकली हम इसको ट्रांजिटिव केस कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पर 1,6 है, 6 से रिलेटेड कोई भी इसमें एलिमेंट स्टार्ट हो ही नहीं रहा, सो आर इज ट्रांजिटिव। ये जो रिलेशन होगा ये ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। थर्ड वाले पार्ट में हमें जो दे रखा है वो एक सेट है 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट वाला, और हमें जो रिलेशन दे रखा है वो x, y, यानी पेयर वाइज हमें एलिमेंट्स मिलेंगे इसमें। y इज डिविजिबल बाई x, यानी y जो होगा वो x से डिविजिबल है। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो पेयर बना रहे हैं x, y, इसमें जो सेकंड वाला एलिमेंट है वो फर्स्ट वाले एलिमेंट से डिविजिबल होना चाहिए, यानी ये जो नंबर है वो इस नंबर से डिविजिबल होना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ए वाला जो हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट मिलेगा उसमें एलिमेंट्स क्या होंगे, 1,1, 1,2, इस तरह से 1,6, इसके बाद में 2,1, 2,2, और लास्ट में इस तरह से हमें 6,6 मिलेंगे। ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा इसका। इसके बाद आर हमारे पास जो रिलेशन दे रखा है इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स के पेयर बनेंगे, अब ज़रा देख लेते हैं। तो हमें रिलेशन जो दे रखा है वो ये दे रखा है कि जो सेकंड वाला एलिमेंट है इस फर्स्ट वाले एलिमेंट से डिविजिबल होना चाहिए। तो अगर हम 1,1 कंसीडर करते हैं तो ये देखते हैं कि ये वाला नंबर इस 1 से डिविजिबल है, यानी करेक्ट है। 1,2 देखते हैं तो 2 भी 1 से डिविजिबल है। 1,3 देखते हैं, ये भी 1,4 ये भी करेक्ट है। 1,5 और इधर 1,6, ये हमारे पास 1 के साथ वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब आ गए। अब बात करते हैं हम 2 के साथ वाले। अगर हम 2 के साथ में 1 लिखते हैं तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। रीज़न क्या है, 1 जो होगा वो 2 से डिविजिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 2,2 ले लेंगे। इसके बाद 2 के बाद 3 नहीं ले सकते कि वो 3 2 से डिविजिबल नहीं है, तो हम 2,4 ले लेंगे। इसी तरह से इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए हम 2,6 लेंगे, 3,3 ले लेंगे, उसके बाद 3,6 ले लेंगे, 4,4 ले लेंगे, 5,5, और उसके साथ में लास्ट में आ जाएगा हमारे पास 6,6। ये सारे के सारे हमारे पास एलिमेंट्स आ गए। ये है रिलेशन में। ये जो आर जो होता है वो इसका एक सबसेट है, सबको मालूम है। तो इसमें से ये जो एलिमेंट्स थे सारे के सारे, इनमें से कुछ एलिमेंट्स का ये सेट है आर। इसके बाद अब बात कर लेते हैं हम रिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, हम सेम एलिमेंट वाले जितने भी पेयर हैं उन सबको ढूंढते हैं। देखिए इसमें 1,1 है, इधर हमें 2,2 भी मिल गया, इधर 3,3 भी मिल गया,
4,4, 5,5 और 6,6। ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो इसमें दे रखे थे 1 से लेकर 6 तक, इन सब के पेयर वाइज हमारे पास एलिमेंट्स दे रखे हैं इसमें। यहाँ पे लिखेंगे सिंस 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, 6,6 all elements pair wise belong to R. It implies R is reflexive. मैं समझता हूँ यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं हम सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक में हम क्या देखते हैं कि जो एलिमेंट्स का जो पेयर होगा उसका रिवर्स भी उसमें प्रेजेंट होना चाहिए। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं 1,2 की। अगर यहाँ पर बस 1,2 है तो क्या इसमें 2,1 है? कहीं पर भी हमें नज़र नहीं आ रहा। अगर इस तरह का हमें एक भी पेयर मिल जाता है जिसका रिवर्स मौजूद नहीं है तो उस केस में ये सिमेट्रिक नहीं होगा। यहाँ पे लिखेंगे सिंस 1,2 बिलोंग्स टू आर बट 2,1 डज नॉट बिलोंग टू आर, इट इम्प्लाइज आर इज नॉट सिमेट्रिक, यानी ये जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं होगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास ट्रांजिटिव का। ट्रांजिटिव में हम क्या करते हैं कि एक पेयर लेते हैं, उस पेयर का जो सेकंड वाला एलिमेंट होता है उससे स्टार्ट होने वाले नेक्स्ट पेयर लेते हैं और उसके बाद फर्स्ट वाले पेयर में फर्स्ट वाला एलिमेंट और लास्ट वाले पेयर में लास्ट वाले एलिमेंट का हम पेयर बनाते हैं। अगर वो पेयर इसके अंदर मौजूद होता है तो हम कह सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव होगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 1,1 की। अब जैसे 1,1 है, ये 1 पे एंड हो रहा है तो हम इसके साथ ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं। तो जब हमने ये सारे के सारे एलिमेंट्स लिए, सपोज कीजिए हम इसके बारे में बात कर रहे हैं तो 1,1 है, ये 1,2 है, क्योंकि 1 से एंड हो रहा है, 1 पे ही ये स्टार्ट हो रहा है, ऐसे करके करेक्ट कर लेते। तो यहाँ पर देखना ये 1,2 इसका पेयर बनना है तो देखो 1,2 हमारे पास ऑलरेडी दे रखा है ये वाला, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ट्रांजिटिव है यहाँ तक। इसके बाद अगर हम 1,2 की बात करते हैं तो 1,2 अगर हम ये कंसीडर करते हैं तो ये 2 पे एंड हो रहा है तो 2 से स्टार्ट होने वाला कोई सा भी पेयर ले लेते हैं, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, कोई सा भी ले लो इसमें से। हम बात कर लेते हैं इसकी, जैसे हम 1,2, 2,4 ले रहे हैं, ठीक है ना, 1,2 और 2,4 ये ले रहे हैं तो हमारे पास 1,4 भी इसमें प्रेजेंट होना चाहिए। तो ज़रा देखते हैं कि 1,2 है, 2,4 है तो 1,4 इसमें प्रेजेंट है कि नहीं, ये रहा, यानी इस तरह के सारे पेयर्स इसमें प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पर रीजन लिख लेंगे सिंस A, B belongs to R and B, C also belongs to R and A, C also belongs to R, it implies R is transitive। तो मैं समझता हूँ ये वाला पार्ट भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फोर्थ वाले पार्ट में हमारे पास जो दे रखा है वो है अ सेट ऑफ इंटीजर्स, यानी हमारे पास जो ए सेट है वो है इंटीजर्स का सेट। हमने इसको इस तरह से रोस्टर फॉर्म में लिख रखा है। इससे रिलेटेड हमारे पास एक रिलेशन दे रखा है x, y इज अ सेट x माइनस वाई इज एन इंटीजर, यानी हमारे पास जो पेयर वाइज एलिमेंट मिलेंगे उन दोनों का जो डिफरेंस होगा फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करेंगे तो हमें एक इंटीजर मिलेगा। ये एक रिलेशन दे रखा है। तो पहले इसको कंफर्म कर लेते हैं कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या फिर ट्रांजिटिव है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें मालूम है कि अगर हम A, अगर ये R को बिलोंग करता है तो क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा, इसको चेक कर लेते हैं ज़रा। क्योंकि हमने x और y दोनों के दोनों क्या लिए, A लिए, क्योंकि हम रिफ्लेक्सिव की बात कर रहे हैं तो ये दोनों के दोनों एलिमेंट्स होंगे वो सेम होने चाहिए। तो यहाँ पर a माइनस ए फाइंड करते तो हमें मिलता है 0, और ये जो 0 होता है क्या होता है, एक इंटीजर है। तो इस वजह से A, जो होगा वो R को बिलोंग करेगा। इट इम्प्लाइज R इज रिफ्लेक्सिव। सेकेंड पार्ट में क्या होता है, जब हम सिमेट्रिक की बात करते हैं तो डिफरेंट टाइप के 2 एलिमेंट्स लेते हैं। ज़रा चेक कर लेते हैं। अगर a माइनस बी हमारे पास ये कोई इंटीजर है देन b माइनस ए ऑल्सो बिलोंग्स टू इंटीजर। इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास 2 और 5 हैं,
अगर 2 माइनस 5 निकालते हैं तो हमें माइनस का 3 मिलता है। अगर हम 5 माइनस का 2 निकालते हैं तब भी हमें 3 मिलता है। और ये जो 3 है और ये जो माइनस 3 है और ये जो 3 है, दोनों के दोनों क्या चीज़ें, इंटीजर्स हैं। वो ये नहीं कह रहा कि नेगेटिव इंटीजर या पॉजिटिव इंटीजर, इससे कोई मतलब नहीं है। हमें जो दोनों का डिफरेंस मिल रहा है वो इंटीजर होना चाहिए, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। क्या वो रिलेशन में जो दे रखा है वो दे रखा है इज एन इंटीजर। तो यहाँ पर हम देखते हैं सिंस a, b belongs to R and b, a also belongs to R, it implies R is symmetric। बात कर लेते हैं हम ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव में हम डिफरेंट टाइप के 3 एलिमेंट्स देखते हैं और 3 एलिमेंट्स में सबसे पहले हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या होता है, 1, अगर 5 लेते हैं तो इसका मतलब ये हुआ 1 माइनस 5 इक्वल्स टू -4, जो कि एक इंटीजर है। 5, 7 लेते हैं तो 5, 7 लेने का मतलब हो गया 5 माइनस 7 और ये मिलेगा हमें -2, जो कि ये भी इंटीजर है। अब हम पेयर वाइज के हिसाब से देखते हैं तो हमें 1, लेना है। 1, लेते हैं तो हमें मिलता है 1 माइनस 7 यानी माइनस का 6, जो कि ये भी एलिमेंट हमें इंटीजर मिल जाता है। तो हमने देखा 1, ये भी इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, 5, भी इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, तो 1, भी इंटीजर को बिलोंग करेगा। तो इस केस में ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। सिंस a, b belongs to R and b, c belongs to R, it implies a, c also belongs to R, so R is ट्रांजिटिव। यानी जो रिलेशन होगा वो ट्रांजिटिव होगा, यानी तीनों तरह का हो गया, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। अब बात कर लेते हैं इसके 5th वाले पार्ट की, और इस 5th वाले पार्ट में भी उसने 5th पार्ट्स दे रखे हैं। तो 5th पार्ट्स में से ये पहला वाला पार्ट है, वो कह रहा है कि ए कोई सेट है और ऐसा सेट है, अ सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन अ टाउन एट अ पार्टिकुलर टाइम। यानी किसी टाउन में रहने वाले जो ह्यूमन बीइंग्स हैं एक पार्टिकुलर टाइम पर, उसका सेट दे रखा उसने। उसमें से उसने एक सबसेट बनाया है जो कि एक रिलेशन के नाम से जाना जा रहा है। तो रिलेशन में दे रखा है x, y इस सेट x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस, यानी x और y 2 पर्सन्स हैं और दोनों के दोनों सेम प्लेस पर वर्क करते हैं। तो क्या ये सिमेट्रिक है, क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये ट्रांजिटिव है, ये हमें कंफर्म करना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्सिव में होता क्या है, हम x, लेते हैं बिलोंग्स टू R। x, का मतलब क्या हुआ, x, का मतलब हुआ हम सेम पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। जो पर्सन ये है वही पर्सन ये है, यानी हम सेम एलिमेंट के बारे में बात करते हैं। तो कोई भी पर्सन खुद की जगह पे काम करता है, कोई भी पर्सन खुद की जगह पे काम करता है, यानी सेम पर्सन उसी पर्सन की जगह पे काम करता है। इट इम्प्लाइज R इज रिफ्लेक्सिव। पहला पार्ट। दूसरा, x, y belongs to R, it implies y, x also belongs to R। इसका क्या मतलब है, x और y हम 2 डिफरेंट टाइप के ह्यूमन बीइंग्स ले रहे हैं, 2 पर्सन्स ले रहे हैं डिफरेंट। तो जहाँ पर x काम करता है वहीं पर y काम करता है। इसका मतलब ये भी तो है कि जहाँ पर y काम करता है वहीं पर x काम करता है, यानी x, y एक जगह पे काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये भी है कि y, x सेम प्लेस पे काम कर रहे हैं। इट इम्प्लाइज R इज सिमेट्रिक। बात कर लेते हैं हम थर्ड वाले पार्ट की। सिंस x, y belongs to R and y, z belongs to R, it implies x, z also belongs to R। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। x और y 2 पर्सन्स हैं, वो सेम जगह पे काम करते हैं। y और z भी सेम जगह पर काम करते हैं, तो इसका मतलब ये होगा x और z भी उसी जगह पर काम करते होंगे। इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं एक बार और। जहाँ पर x काम करता है वहीं पर y काम करता है, और जहाँ पर y काम करता है वहीं पर z काम करता है, तो इसका मतलब x और z भी उसी जगह पर काम करते हैं। सो R इज ट्रांजिटिव। सेकंड वाले पार्ट में भी यही वाली कंडीशन उसने दे रखी है। वो कह रहा है कि x, y इज सेट x एंड y लिव इन द सेम लोकेलिटी, यानी x और y 2 पर्सन हैं, वो सेम लोकेलिटी में रहते हैं। पिछले क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, x एंड y
वर्क एट द सेम प्लेस, यानी एक्स और वाई दोनों एक ही जगह पर काम करते हैं। यहाँ पर जो दे रखा है एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, मैं समझता इसको पूरे को आप लोग आराम से खुद कर सकते हैं। थर्ड वाले पार्ट में हमारे पास जो दे रखा है वो दे रखा है कि एक्स कॉमा वाई इज सच एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, यानी एक्स की जो हाइट है वो वाई से 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है, टॉलर का मतलब ज़्यादा लंबा है उससे। तो इसको थोड़ा सा ऐसे करके देख लेते हैं कि जब एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर टॉलर है तो अगर हम रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं तो इसमें एक्स कॉमा एक्स कंसीडर करेंगे। एक्स कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग टू आर, इसका मतलब समझ लेते हैं। इसका मतलब ये है कि कोई भी पर्सन खुद से 7 सेंटीमीटर टॉलर नहीं हो सकता। तो x कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग टू आर, इट इम्प्लाइज आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर जो होगा वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, सिमेट्रिक की। इफ x कॉमा वाई, इफ को यहाँ से हटा लेते हैं, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर बट y कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग टू आर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है अगर x y से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, यानी x की हाइट y से 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है, और इसका मतलब है कि y की हाइट x से 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है। ये एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। अपोजिट कैसे हैं? अगर x y से 7 सेंटीमीटर टॉलर है तो जो y होगा वो x से 7 सेंटीमीटर शॉर्टर होगा, लेकिन रिलेशन में क्या दे रखा है कि टॉलर है। तो यहाँ पर x y से 7 सेंटीमीटर टॉलर है तो होना ये चाहिए था कि y x से शॉर्टर होना चाहिए, लेकिन रिलेशन के अकॉर्डिंग जब हम देखते हैं तो y x से 7 सेंटीमीटर टॉलर आ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं होगा। अगर ये पॉसिबल है तो ये इम्पॉसिबल हो जाएगा, अगर ये पॉसिबल है तो ये इम्पॉसिबल हो जाएगा। यानी x y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है तो y x से 7 सेंटीमीटर छोटा होगा, बड़ा नहीं होगा। इस वजह से r इज नॉट सिमेट्रिक। बात कर लेते हैं इसके लास्ट वाले पार्ट की। इफ x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर एंड y कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर बट x कॉमा जेड डज नॉट बिलोंग टू आर। इसका मतलब क्या है? अगर x की जो हाइट है y से 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है, y की हाइट z से 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है, तो इसका मतलब x की हाइट z से 7 सेंटीमीटर ज़्यादा होनी चाहिए। किसके अकॉर्डिंग? रिलेशन के अकॉर्डिंग। लेकिन होता क्या है, 7 सेंटीमीटर डिफरेंस यहाँ पर है, 7 सेंटीमीटर डिफरेंस यहाँ पर है, तो x और z का जो हाइट का जो डिफरेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। x y से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, y z से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, तो जो x होगा वो z से 14 सेंटीमीटर टॉलर हो जाएगा। तो इस तरह के केस में ये इसको बिलोंग नहीं करेगा। क्यों नहीं बिलोंग करेगा? क्योंकि x और z का जो डिफरेंस है वो रिलेशन के अकॉर्डिंग 7 सेंटीमीटर होना चाहिए, जो कि इसमें 14 सेंटीमीटर का आ रहा है, इस वजह से इसको r को बिलोंग नहीं करेगा। इट इम्प्लाइज r इज नॉट ट्रांजिटिव। फोर्थ वाले पार्ट में हमारे पास जो दे रखा है वो दे रखा है r इक्वस टू एक्स कॉमा वाई इज सेट x इज वाइफ ऑफ y, यानी यहाँ पर x होगा वो y की वाइफ है। सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। x कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग टू r। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कोई भी पर्सन खुद की वाइफ नहीं हो सकता, तो इस केस में x कॉमा एक्स वो r को बिलोंग नहीं करेगा। इट इम्प्लाइज r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। बात कर लेते हैं इसके सेकंड वाले पार्ट की। सेकंड वाले पार्ट में x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर बट y कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग टू आर। यहाँ पर होता क्या है, अगर x y की वाइफ है तो यहाँ पर x वाइफ है y की, तो y हस्बैंड हो जाएगा। यहाँ पर इसका मतलब है y कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर का मतलब ये जो हस्बैंड है वो x की वाइफ नहीं हो सकता, यानी इसमें x वाइफ है y हस्बैंड है, तो यहाँ पर ये कह रहा है y वाइफ है x हस्बैंड है, जो कि इम्पॉसिबल है। यानी ये मेल और ये फीमेल, और ये इसके हिसाब से ये फीमेल होना चाहिए, ये मेल होना चाहिए, जो इसके हिसाब से इम्पॉसिबल हो जाएगा। यानी
अगर एक्स कॉमा वाई आर को बिलोंग करेगा तो वाई कॉमा एक्स आर को बिलोंग नहीं करेगा। सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। बात कर लेते हैं इसके थर्ड वाले पार्ट की, जो कि एक ट्रांजिटिव है। इफ़ एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, बट एक्स कॉमा जेड डज नॉट बिलोंग टू आर। इसका मतलब समझ लेते हैं। अगर x y की वाइफ है, इधर y z की वाइफ है, उस हिसाब से x और y दोनों के दोनों फीमेल्स होनी चाहिए। दोबारा सुन लेते हैं इसको। x y की वाइफ है, इधर y z की वाइफ है, तो x और y दोनों के दोनों क्या हो गए, फीमेल्स हो गए। तो x z की वाइफ होना इम्पॉसिबल है। तो इस तरह के केस में हम देखते हैं कि R इज नॉट ट्रांजिटिव। तो यहाँ पर ये जो रिलेशन दे रखा है, ना तो वो रिफ्लेक्सिव होगा, ना ही सिमेट्रिक होगा, और ना ही ट्रांजिटिव होगा। सेम कंडीशन हमारे पास लास्ट वाले पार्ट की है, उसमें दे रखा है x इज़ फादर ऑफ y, x इज़ फादर ऑफ y। ये ई वाला पार्ट है। तो ई वाले पार्ट में हम देखते हैं कि x कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग टू आर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि कोई भी पर्सन खुद का फादर नहीं हो सकता। तो यहाँ पर x कॉमा एक्स आर को बिलोंग नहीं करेगा। दूसरे वाले पार्ट में हम देखते हैं कि x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, बट y कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग टू आर। इसका मतलब है अगर x y का फादर है तो y कभी भी x का फादर नहीं होगा, बल्कि सन होगा। तो ये r जो होगा वो सिमेट्रिक नहीं होगा। इसका बात करते हैं हम ट्रांजिटिव की। इफ़ x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर एंड y कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, देन x कॉमा जेड डज नॉट बिलोंग टू आर। इसका मतलब क्या है, अगर x y का फादर है और y z का फादर है, तो उस तरह के केस में x जो होगा वो z का ग्रैंड फादर होगा, ना कि फादर। तो हम देखते हैं कि r इज़ नॉट ट्रांजिटिव। यानी इस तरह के केस में जो रिलेशन दे रखा है वो ना तो रिफ्लेक्सिव होगा, ना सिमेट्रिक होगा, और ना ही ट्रांजिटिव होगा। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये दे रखा है, इफ़ ए इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स। हमारे पास एक सेट दे रखा है, वो रियल नंबर्स का सेट है, और उनमें से कुछ एलिमेंट्स का हमने एक रिलेशन बना रखा है। उस रिलेशन में क्या दे रखा है कि ए कॉमा बी इज अ सेट ए लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर, ए लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर। यानी ए जो होगा वो बी स्क्वायर से या तो लेस देन होगा या उसके इक्वल होगा। हमें प्रूफ करना है कि इज़ नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। यानी इनमें से कोई भी रिलेशन ये कंफर्म नहीं करता है, ना तो ये रिफ्लेक्सिव होगा, ना सिमेट्रिक होगा, और ना ही ट्रांजिटिव होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम रिफ्लेक्सिव की। इसमें लिखेंगे फॉर एवरी ए कॉमा ए डज नॉट बिलोंग टू आर। यानी हर रियल नंबर के लिए ये जो रिलेशन दे रखा होगा ये इम्पॉसिबल है, यानी ये ट्रू नहीं होगा। अब इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 1/2 कॉमा 1/2। तो हम देखते हैं कि दोनों एलिमेंट्स हमारे पास सेम होने चाहिए, जो कि यहाँ पर हमने दे रखा है। तो यहाँ देखते हैं 1/2 लेस देन इक्वल्स टू 1/2 का होल स्क्वायर। तो ज़रा इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो 1/2 लेस देन इक्वल्स टू 1/4, यानी 1/2 जो होगा वो 1/2 से या तो स्मॉलर होगा या उसके इक्वल है। तो इस तरह के केस में हम देखते हैं कि जो 1/2 है वो ना तो इसके इक्वल और ना ही इससे स्मॉलर। तो फॉल्स है ये कंडीशन। तो इसका मतलब ये है कि वो जो 1/2 कॉमा 1/2 है वो इसको बिलोंग नहीं करेगा। सो R इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, यानी जो रिलेशन हमें दे रखा है वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं हम किसकी, सिमेट्रिक की। फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बट बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग टू आर। यानी अगर ए कॉमा बी आर को बिलोंग कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि उसका जो रिवर्स होगा वो भी आर को बिलोंग करे। रीज़न क्या है, रीज़न है इसको हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझ लेते हैं। जैसे कि सपोज करो हमारे पास जो पेयर दे रखा है वो 2,5 का दे रखा है, ठीक है ना, 2,5 का दे रखा है। तो यहाँ पर 2,5 का मतलब होता है 2 लेस देन इक्वल्स टू 5 स्क्वायर, जो कि कंडीशन ट्रू है। कैसे
कि अगर 2 जो लेस देन होगा या इक्वल होगा, इनमें से एक कंडीशन तो ज़रूर है इसमें, यानी 2 की वैल्यू 25 के इक्वल नहीं है तो लेस देन तो है। तो हमने बताया था पिछली वीडियो में कि अगर 2 की वैल्यू अगर इक्वल नहीं है, लेस देन है, यानी इनमें से कोई सा भी अगर एक रिलेशन की कंडीशन ट्रू है तो ये पूरी कंडीशन ट्रू मान लेते हैं हम दोनों में। तो इसमें 2 जो होगा वो 25 से लेस देन तो है कम से कम। अब ज़रा इसका रिवर्स समझ लेते हैं। अगर हम 5,2 लेते हैं तो इसके हिसाब से ये क्या होना चाहिए, 5 लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, यानी 5 लेस देन इक्वल टू 4, जो कि इम्पॉसिबल है, यानी जो कंडीशन है वो फॉल्स दे रखी है। तो अगर 2,5 इसको बिलोंग कर रहा है तो 5,2 भी बिलोंग करना चाहिए, जो कि इसको बिलोंग नहीं कर रहा। सो R इज नॉट सिमेट्रिक, तो ये जो रिलेशन होगा वो सिमेट्रिक भी नहीं होगा। सेम कंडीशन काय के लिए, वो है ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव में क्या होता है, फॉर एवरी A, B बिलोंग्स टू R एंड B, C बिलोंग्स टू R बट A, C डज नॉट बिलोंग टू R। इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझ लेते हैं। अगर हमारे पास 2, -2 वाली कंडीशन है, -2, -1 वाली कंडीशन है और 2, -1 वाली कंडीशन, अगर हम इसको इस तरह से लेते हैं तो ज़रा इसको चेक करते हैं। 2, -2 को चेक कर लेते हैं तो 2 लेस देन इक्वल टू -2 का स्क्वायर, यानी ये कंडीशन ट्रू है हमारे लिए। कैसे, क्योंकि 2 जो होगा वो 4 से स्मॉलर होगा, एक कंडीशन ट्रू आ गई इसमें। अब बात कर लेते हैं इसकी सेकंड वाली पार्ट की। जो -2 है वो लेस देन इक्वल टू -1 स्क्वायर होगा। कहने का मतलब हुआ कि जो -2 है वो 1 से स्मॉलर है, यानी कम से कम एक कंडीशन इसमें ट्रू आ रही है। लेकिन जैसे हम इस कंडीशन पे जाते हैं 2 लेस देन इक्वल टू -1 स्क्वायर, यानी 2 जो होगा वो -1 के स्क्वायर से स्मॉलर होगा या इक्वल होगा, इनमें से दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू नहीं आ रही। तो इसका मतलब हुआ कि ये कंडीशन फॉल्स है, और कंडीशन फॉल्स होते ही ये जो रिलेशन होगा वो इम्पॉसिबल हो जाएगा। इट इम्प्लाइज R इज नॉट ट्रांजिटिव, यानी ये जो रिलेशन होगा वो ट्रांजिटिव नहीं होगा, न तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक और ना ही ट्रांजिटिव। अब इसके बाद बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास एक सेट दे रखा है जिसमें एलिमेंट्स दे रखे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसके बाद में एक रिलेशन दे रखा है A, B सच सेट B इक्वल टू A+1। तो हमें चेक करना है, यानी पता करना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या फिर ट्रांजिटिव है, कौन सा वाला केस इसमें देता है। तो इस रिलेशन के बेस पर हम A और B की जो वैल्यू है वो इसमें से हम लेंगे। तो हमारे पास जो सेट बनेगा रोस्टर फॉर्म में पेयर वाइज एलिमेंट्स जो मिलेंगे हमें, अगर हम A की वैल्यू 1 इसमें लेते हैं तो B की वैल्यू हमें 1 + 1 यानी 2 मिल जाएगी, तो 1, 2 बन जाएगा ये। अगर A की वैल्यू 2 लेते हैं इसमें तो B की वैल्यू हमें 3 मिल जाएगी, यानी हमारा जो नेक्स्ट पेयर होगा वो 2, 3 हो जाएगा। इसी तरह से 3, 4 हो जाएगा और 5, 4, 5 हो जाएगा, और इसके बाद 5, 6 हो जाएगा। अगर हम A की वैल्यू 6 लेते हैं तो ये बन जाएगा 6, 7, और 7 इसको बिलोंग नहीं करता है, इस वजह से नेक्स्ट पेयर को हम नहीं लेंगे। तो हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5 और 5, 6 ये दे रखे हैं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम देखते हैं कि जो पेयर होता है उसमें सेम एलिमेंट्स होना चाहिए। इसमें एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है, यानी एक भी पेयर ऐसा नहीं है जिसमें सेम एलिमेंट्स हों, इस वजह से ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। बात करते हैं हम किसकी, सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक में क्या होता है, जो पेयर लेते हैं वो रिवर्स भी होना चाहिए उसके साथ में। पेयर जो है 1, 2 है तो 2, 1 नहीं है, 2, 3 है तो 3, 1 नहीं है, 3, 2 नहीं है, 3, 4 है तो 4, 3 नहीं है, 4, 5 है तो 5, 4 नहीं है, 5, 6 है तो 6, 5 नहीं है। इस वजह से ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। बात कर लेते हैं हम ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव में क्या होता है, हम 3 टाइप्स के एलिमेंट्स को कंसीडर करते हैं, यानी डिफरेंट टाइप के 3 एलिमेंट्स होंगे। जैसे कि 1, 2 है तो यहाँ पर 1, 2 लेने के बाद में हमें 2 से रिलेटेड, यानी 2 से स्टार्ट होने वाला अगला पेयर होना चाहिए। तो 2, 3 ले लेते हैं, क्योंकि 2 पे एंड हो रहा है तो ये हमें 2 मिल गया, 2 से स्टार्ट हो रहा है। तो ये 1, 2 है, 2, 3 है, तो 1, 3 भी इसको बिलोंग करना चाहिए। तो 1, 3 इसमें कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा है। जब 1, 3 इसको बिलोंग नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव
नहीं होगा। मैं समझा इसको आप डिटेल में आसानी से कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास दे रखा है एक इस तरह सेट ऑफ रियल नंबर्स और इसका एक सबसेट है। जो रिलेशन दे रखा है वो है a, b इस सबसेट a लेसन इक्वल टू b, यानी a की जो वैल्यू है b के इक्वल है या फिर b से स्मॉलर है। तो ये हमें रिलेशन दे रखा है, तो हमें ये कंफर्म करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, क्या चीज़ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, क्योंकि ये जो सेट दे रखा है वो रियल नंबर्स का सेट है, यानी कोई सा भी हम रियल नंबर इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं पेयर वाइज। तो यहाँ लिखते हैं फॉर एवरी a, बिलोंग्स टू r। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो सेम एलिमेंट्स हम ले रहे हैं उनमें क्या रिलेशन है। उनमें रिलेशन दे रखा है जैसे a लेसन इक्वल टू b, a लेसन इक्वल टू a। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है a की वैल्यू या तो a से स्मॉलर होगी या a के इक्वल होगी। तो हमने बताया था पिछली क्वेश्चन में, अगर a के इक्वल नहीं है तो a से लेसन होगा, यानी इन दोनों में से अगर एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो उसको हम ट्रू मान लेते हैं, यानी a, r को बिलोंग करेगा। और एग्जांपल थोड़ा सा और देख लेते हैं, जैसे कि 2 लेसन इक्वल टू 2। अगर 2 की वैल्यू 2 से स्मॉलर नहीं है तो 2 के इक्वल तो है, यानी कम से कम एक रिलेशन तो दे रखा रहा है। तो इस केस में ये रिफ्लेक्सिव होगा। इट इम्प्लाइज r इज रिफ्लेक्सिव, यानी r जो होगा वो रिफ्लेक्सिव होगा। अब बात कर लेते हैं इसके सिमेट्रिक वाले पार्ट की। फॉर एवरी a, b बिलोंग्स टू r बट b, a डज नॉट बिलोंग टू r। इसका मतलब क्या है? अगर a, b r को बिलोंग कर रहा है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि b, a भी r को बिलोंग करेगा। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि हमारे पास 2, 5 का एक पेयर है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 जो होगा वो या तो 5 से स्मॉलर है या 5 के इक्वल है। अगर इसमें इक्वल नहीं है तो कम से कम स्मॉलर तो दिख रहा है, लेकिन जैसे हम इसका रिवर्स करते हैं, जैसे कि 5, 2 मिल जाता है हमें, तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 लेसन इक्वल टू 2 ये होना चाहिए, लेकिन ये इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि जो 5 है ना तो 2 से स्मॉलर और ना ही इसके इक्वल, यानी दोनों ही रिलेशन में से एक रिलेशन ट्रू नहीं है। ये कंडीशन फॉल्स है, और कंडीशन फॉल्स होने की वजह से ये जो रिलेशन होगा वो सिमेट्रिक नहीं होगा। इट इम्प्लाइज r इज नॉट सिमेट्रिक। बात कर लेते हैं हम ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव में क्या होता है? फॉर एवरी a, b बिलोंग्स टू r एंड b, c बिलोंग्स टू r, इट इम्प्लाइज a, c ऑल्सो बिलोंग्स टू r। इसका मतलब क्या है? a b से छोटा है या इक्वल है और b c से छोटा है या इक्वल है, तो a ऑटोमेटिकली c के इक्वल होगा या फिर a से c से छोटा होगा। इसको भी एक एग्जांपल की हेल्प से समझ लेते हैं। 2, 3। इसका मतलब ये हुआ कि 2 लेस देन इक्वल टू 3 है। 3, 5। इसका मतलब 3 लेस देन इक्वल टू 5 है। कंडीशन दोनों ट्रू है। इट ऑल्सो इम्प्लाइज 2, 5 बिलोंग्स टू 3 लेस देन इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू 5, यानी 2, 5 जो होगा वो भी ट्रू होगा। इट इम्प्लाइज r इज ट्रांजिटिव। अब बात कर लेते हैं इस वीडियो के लास्ट वाले क्वेश्चन की, और जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास दे रखा है ए इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स, और जो रिलेशन दे रखा है हमारे पास जो कि इसका सबसेट होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो a, b इज द सेट a लेस देन इक्वल टू b क्यूब, ये दे रखा है हमारे पास। तो हमें कंफर्म करना है कि ये रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा या फिर ट्रांजिटिव होगा। ये सेम टाइप का क्वेश्चन है जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि फॉर एवरी रियल नंबर a, डज नॉट बिलोंग टू r, यानी हर एक रियल नंबर का जो पेयर होगा, जैसे कि इसमें हम दे रखे हैं सेम एलिमेंट्स इसमें लेते हैं, तो वो हर एलिमेंट का जो पेयर है वो इसको बिलोंग नहीं करेगा। जैसे कि एक एग्जांपल इसका जैसे हम कॉन्ट्रडिक्शन कह सकते हैं, 1, 1 इसको बिलोंग करता है, लेकिन बाकी इसमें से और भी फ्रैक्शन वाले ले लेते हैं तो फ्रैक्शन वाला इसको बिलोंग नहीं करेगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने लिया था 1/2, 1/2 डज नॉट बिलोंग टू r। रीज़न क्या है?
रीजन है 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 का होल क्यूब, यानी 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/8। यहाँ पर हम देखते हैं 1/2 की जो वैल्यू होगी ना तो 1/8 के इक्वल ना ही इससे स्मॉलर, तो ये जो कंडीशन आ रही है वो फॉल्स आ रही है, और कंडीशन फॉल्स होने की वजह से ये जो रिलेशन होगा वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। इट इम्प्लाइज आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब बात कर लेते हैं इसके सिमेट्रिक वाले पार्ट की। सिमेट्रिक वाले पार्ट में हम क्या करते हैं, फॉर एवरी a, b बिलोंग्स टू आर बट b, a डज नॉट बिलोंग टू आर। इसका मतलब क्या है, अगर a, b r को बिलोंग कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि जो इसका रिवर्स मिले हमें b, a वो r को बिलोंग करता हो। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। 1, 2 बिलोंग्स टू आर बट 2, 1 डज नॉट बिलोंग टू आर। रीज़न क्या है, रीज़न ये है 1 लेस देन इक्वल टू 2 का क्यूब बट 2 लेस देन इक्वल टू 1 का क्यूब, ये कंडीशन फॉल्स आ रही है। यानी 2 जो होगा 1 से स्मॉलर नहीं हो सकता, नहीं 1 के इक्वल होगा, तो इस कंडीशन में फॉल्स होने की वजह से ये जो रिलेशन होगा वो सिमेट्रिक नहीं होगा। इट इम्प्लाइज आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब बात कर लेते हैं इसके लास्ट वाले पार्ट की। फॉर एवरी a, b बिलोंग्स टू आर एंड b, c बिलोंग्स टू आर बट a, c डज नॉट बिलोंग टू आर। तो होता क्या है, अगर हम पेयर लेते हैं 7, 2 का, तो 7, 2 में हम देखते हैं 7 लेस देन इक्वल टू 2 का क्यूब, कंडीशन ट्रू है। इसके बाद 2, 3/2 लेते हैं। 3/2 को हम देखते हैं तो ये हो जाएगा 2 लेस देन इक्वल टू 3/2 का होल क्यूब, जिसे हम 2 लेस देन इक्वल टू 27/8 लिख सकते हैं। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 3 पॉइंट समथिंग होगी, यानी 2 इज लेस देन और इक्वल टू 3 पॉइंट समथिंग। इसका मतलब ये कंडीशन ट्रू है। लेकिन जैसे ही हम 7, 3/2 का पेयर बनाते हैं तो ये जो 7 लेस देन इक्वल टू 27/8 ये जो कंडीशन आती है, ये जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगी। ये कंडीशन ट्रू है, ये जो कंडीशन है ये फॉल्स हो जाएगी, और फॉल्स होने की वजह से ये जो कंडीशन हमें दे रखी है वो ट्रांजिटिव वाली जो कंडीशन है वो करेक्ट नहीं होगी। इट इम्प्लाइज आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो इस तरह से हम देखते हैं इस वाले क्वेश्चन में जो रिलेशन दे रखा है, ना तो रिफ्लेक्सिव, ना सिमेट्रिक और ना ही ट्रांजिटिव। तो मैं समझता हूँ आज की वीडियो में हम जितनी भी क्वेश्चंस किए हैं डिस्कस, वो सारे के सारे समझ आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चंस के साथ।